अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने लास्ट टाइम बायो का चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट किया था और हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सेल साइकिल को डिस्कस किया था। हमने ये देखा था कि सेल साइकिल की टू मेन फेजेस होती हैं, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज की हमने कल तीन फिर फर्दर फेजेस पढ़ी थी जो कि थी G1, एस फेज और G2 फेज। जो आज हम सेल साइकिल की दूसरी मेन फेज जो होती है जिसको हम बोलते हैं डिवाइडिंग फेज, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो पहली डिवाइडिंग फेज होती है उसको हम बोलते हैं माइटोसिस। तो सबसे पहले माइटोसिस को डिफाइन करते हैं, सेल डिवीजन की ऐसी टाइप जिसमें क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहता है डॉटर सेल के अंदर जिस तरह के पेरेंट सेल के अंदर होता है, तो इसको हम बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस डिप्लॉइड सेल्स के अंदर भी हो सकती है और एज वेल एज इन द हैप्लॉइड सेल्स में भी हो सकती है। माइटोसिस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसको टू मेन फेजेस में डिवाइड किया गया है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कल हमने ये डिस्कस किया था कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में क्या डिफरेंस है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को बोलते हैं हम साइटोकाइनेसिस। जो कैरियोकाइनेसिस है इसका जो पहला स्टेप है वो ये है कि माइटोटिक अपरेटस की फॉर्मेशन। अब माइटोटिक अपरेटस होता क्या है? A specialized macrotubule structure including ester and spindle is called mitotic apparatus। सबसे पहले हम इसको माइटोटिक apparatus को डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। आपको यहाँ पे एक माइटोटिक apparatus नज़र आ रहा है। माइटोटिक apparatus की फॉर्मेशन के लिए जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है कि इंटरफेस के दौरान सेंट्रियोल जो होते हैं वो डुप्लीकेट कर जाते हैं और वो सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट करने के बाद एक सेंट्रोसोम के अंदर इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही कैरियोकाइनेसिस का स्टार्ट होता है तो वो जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाते हैं, उनकी पार्टीशनिंग शुरू हो जाती है और उसके बाद वो अलग होके अपोजिट साइड ऑफ न्यूक्लियस पे मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से आप बाइपोलैरिटी इस्टेब्लिश होती है बिटवीन दी डिवाइडिंग सेल्स। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि इंटरफेस के दौरान सेंट्रियोल जो होते हैं वो डुप्लीकेट कर जाते हैं लेकिन वो एक ही साइटोसोम के अंदर रहते हैं। कैरियोकाइनेसिस के स्टार्ट में उनकी पार्टीशनिंग शुरू हो जाती है और वो सेंट्रियोल का जो पेयर होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं और मूव टुवर्ड्स दी अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस और वहाँ पे वो बाइपोलैरिटी डेवलप करते हैं बिटवीन दी डिवाइडिंग सेल्स। उसके बाद इन सेंट्रियोल से एक सेट ऑफ मैक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट होती हैं। वो तीन तरह की मैक्रोट्यूब्यूल्स वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। उनको हम बोलते हैं एस्ट्रल मैक्रोट्यूब्यूल्स, काइनेटोकोर मैक्रोट्यूब्यूल्स और पोलर मैक्रोट्यूब्यूल्स। ये तीनों तरह के जो मैक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये बनी होती हैं प्रोटीन ट्यूब्यूलन से और कुछ ट्रेसिस आरएनए से। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं एस्टर के बारे में। मैंने कुछ देर पहले आपको कहा था कि जो माइटोटिक अपरेटस है ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एस्टर और स्पिंडल। इस फिगर के अंदर आप ये देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये आपको छोटा सा जो है ये आपको सेंट्रियोल नज़र आ रहा है। इस सेंट्रियोल से आप देख रहे हैं कि मैक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट कर रही हैं। तो ऐसी मैक्रोट्यूब्यूल जो कि सेंट्रियोल से ओरिजिनेट करती हैं या अराइज करती हैं और उससे एक स्टार शेप स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम बोलते हैं एस्टर। इट मीन्स दैट एस्टर मैक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये मिलके क्या बनाती हैं? एस्टर बनाती हैं। तो एस्टर मैक्रोट्यूब्यूल्स को हम डिफाइन इस तरह करते हैं, द मैक्रोट्यूब्यूल्स विच अराइज फ्रॉम द सेंट्रियोल एंड फॉर्म अ स्टार शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड एस्टर। और जो एस्टर मैक्रोट्यूब्यूल्स है इसका रोल क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये साइटोकाइनेसिस के अंदर रोल प्ले करती हैं।
सेकंड टाइप की जो जो मैंने एक एस्टर किससे बना होता है, एस्ट्रल मैक्रोट्यूब्यूल से बना होता है, जबकि स्पिंडल जो होता है ये हमेशा दो तरह की मैक्रोट्यूब्यूल से बना होता है, कैनेटोकोर मैक्रोट्यूब्यूल्स और पोलर मैक्रोट्यूब्यूल्स। अब कैनेटोकोर मैक्रोट्यूब्यूल्स क्या होती हैं? ऐसी मैक्रोट्यूब्यूल जो कि क्रोमोसोम के कैनेटोकोर के साथ आके अटैच होती हैं एक एंड से, और दूसरे एंड से वो जो पोल होता है स्पिंडल का वहाँ पे अटैच होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं कैनेटोकोर मैक्रोट्यूब्यूल। आपको इस फिगर में नज़र भी आ रहा है कि कैनेटोकोर मैक्रोट्यूब्यूल जो हैं वो क्या, उसका क्या फंक्शन है? वो उसका फंक्शन ये है कि वो क्रोमोसोम्स को एनाफेज के दौरान टुवर्ड रिस्पेक्टिव जो पोल्स होते हैं उसकी तरफ फोर्स प्रोवाइड करती है ताकि वो क्रोमोसोम उसकी तरफ खींचे जाएं। नेक्स्ट जो स्पिंडल की मैक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनको हम बोलते हैं पोलर मैक्रोट्यूब्यूल्स। पोलर मैक्रोट्यूब्यूल्स ऐसी मैक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि स्पिंडल के एक पोल से स्टार्ट होती हैं और स्पिंडल के दूसरे पोल पे एंड होती हैं। आपको यहाँ पे ये नज़र भी आ रही है, ये वाली मैक्रोट्यूब्यूल्स, पोलर मैक्रोट्यूब्यूल्स। पोलर मैक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शन क्या है? ये क्रोमोसोम की मूवमेंट को गाइड करती हैं ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन। तो ये है माइटोटिक अपरेटस जो कैरियोकिनेसिस के स्टार्ट में बनता है। माइटोटिक अपरेटस में दो तरह की चीज़ें दो तरह की चीज़ें शामिल होती हैं। एक को हम बोलते हैं एस्टर, दूसरे को हम बोलते हैं स्पिंडल। एस्टर किससे मिलकर बने होते हैं? एस्टर मैक्रोट्यूब्यूल्स, जबकि स्पिंडल कैनेटोकोर मैक्रोट्यूब्यूल्स और पोलर मैक्रोट्यूब्यूल्स से मिलकर बनते हैं। एस्टर मैक्रोट्यूब्यूल जो होती हैं ये अराइज करती है फ्रॉम द सेंट्रियोल, और ये एक स्टार शेप स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम बोलते हैं एस्टर। और एस्ट्रल मैक्रोट्यूब्यूल का रोल है साइटोकिनेसिस के अंदर, जबकि कैनेटोकोर मैक्रोट्यूब्यूल जो होती हैं ये अटैच होती हैं क्रोमोसोम के कैनेटोकोर पोजीशन पे आके एक साइड पे, और दूसरी साइड पे ये स्पिंडल के पोल के साथ अटैच होती हैं। ये एनाफेज के दौरान फोर्स प्रोवाइड करती हैं जो कि क्रोमोसोम को टुवर्ड द रिस्पेक्टिव पोल जो होता है वो पुल कर लेती हैं। लास्ट तरह की जो ट्यूब्यूल्स थी वो थी पोलर मैक्रोट्यूब्यूल्स। ये पोलर मैक्रोट्यूब्यूल्स जो स्पिंडल के एक एंड से शुरू होती हैं और दूसरे पोल पे एंड हो जाती हैं। इनका क्या फंक्शन है? ये क्रोमोसोम की मूवमेंट को गाइड करती हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कैरियोकिनेसिस को हम 4 फेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज में क्या होता है? जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो कंडेंस कर जाता है बाय फोल्डिंग, जिसकी वजह से क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह नजर आना शुरू हो जाते हैं प्रोफेज के शुरू में ही। वो क्रोमोसोम फोल्डिंग के ज़रिए मज़ीद थिक हो जाते हैं और अल्टीमेटली वो क्रोमोसोम जो होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं। हर क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं और ये क्रोमेटिड्स जो होते हैं सेंट्रोमियर के ज़रिए अटैच होते हैं। प्रोफेज के दौरान जो न्यूक्लियर एनवेल्प होती है वो क्या होती है? डिसअपीयर हो जाती है प्रोफेज के एंड पे, और जिसकी वजह से न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज हो जाता है। इसके अलावा न्यूक्लियोलाइड भी डिसअपीयर हो जाता है प्रोफेज के दौरान। माइटोटिक अपरेटस ऑर्गेनाइज हो जाता है प्रोफेज के दौरान, जो भी हमने उसकी डिटेल पढ़ी। इसके अलावा साइटोप्लाज्म जो होता है वो बिकम मोर विस्कस। नेक्स्ट है मेटाफेज। एट दिस स्टेज ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड्स कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स। यानी कि इस स्टेज में क्रोमोसोम की 2 क्रोमेटिड्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। दीज सिस्टर क्रोमेटिड्स आर अटैच एट द सेंट्रोमियर। यानी कि ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं ये सेंट्रोमियर के साथ अटैच होती हैं। बट द क्रोमोसोम्स आर अटैच विद देयर 2 कैनेटोकोर मैक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट पोल। लेकिन जो क्रोमोसोम होते हैं ये 2 अपोजिट पोल से जो कैनेटोकोर मैक्रोट्यूब्यूल्स आती हैं उनके साथ अटैच होते हैं। अब कैनेटोकोर क्या है? इट इज़ अ स्पेशल एरिया ऑफ सेंट्रोमियर जिस पे आके कैनेटोकोर मैक्रोट्यूब्यूल्स अटैच होती हैं फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पोल्स। मेटाफेज के दौरान तमाम क्रोमोसोम जो होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं एक्वेटर के स्पिंडल के एक्वेटर पे, तो जिसकी वजह से एक बनती है प्लेट जिसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट और मेटाफेज प्लेट। नेक्स्ट है जो फेज कैरियोकिनेसिस की, उसको हम बोलते हैं एनाफेज।
ये माइटोसिस की मोस्ट क्रिटिकल फेज़ है। इस फेज़ में जो कैनेटोकोर मैक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं स्पिंडल की, वो कंट्रैक्ट करती हैं टुवर्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल, जिसकी वजह से एक फोर्स बनती है जो कि सेंट्रोमियर को डिवाइड कर देती है, और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर। जो हाफ सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो ट्रैवल करते हैं टुवर्ड्स द वन पोल, एंड अदर हाफ जो है वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द अदर पोल। लास्ट जो कैरियोकिनेसिस की फेज़ है उसको हम बोलते हैं टीलोफेज। इसमें क्रोमोसोम दोबारा से अनफोल्ड हो जाते हैं, अनफोल्ड होने की वजह से वो डीकंडेंस हो जाते हैं, और ऐसा जो क्रोमेटन होता है वो डिसअपियर हो जाता है, और जो मेटाटिक अपरेटस बना था वो भी डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी वो जो प्रोफेज के दौरान डिसअपियर हुई थी वो दोबारा से रीअपियर हो जाती है, और न्यूक्लियोलाई भी रीअपियर हो जाता है, और साइटोप्लाज्म जो होता है बिकम लेस विस्कस। यहाँ आप देख रहे हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। आप देखते हैं कि प्रोफेज के दौरान क्रोमोसोम जो होते हैं वो विजिबल आप देख रहे हैं वहाँ पे, और इसके अलावा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो गई है, और वो न्यूक्लियर मटीरियल जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज़ हो जाता है। न्यूक्लियोलाई भी डिसअपियर हो जाते हैं, और मेटाटिक अपरेटस जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म जो है वो बिकम मोर विस्कस। जबकि मेटाफेज के दौरान क्या होता है, मेटाफेज के दौरान वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट और मेटाफेज प्लेट। यहाँ आप देख भी रहे हैं वो क्रोमोसोम जो होते हैं वो इक्वेटर पे आके अरेंज हो गए हैं। उसके बाद एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में ये होता है कि जो आपके क्रोमोसोम होते हैं वो कैनेटोकोर मैक्रोट्यूब्यूल्स क्योंकि कंट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होती है, जिसकी वजह से वो सेंट्रोमियर से अलग हो जाते हैं, और हाफ जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो मूव करते हैं टुवर्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल। आप यहाँ देख भी रहे हैं। और टीलोफेज में क्या होता है कि जो आपका क्रोमोसोम है वो दोबारा से क्या होता है, अनफोल्ड हो जाता है और डीकंडेंस हो जाता है, और जो क्रोमेटिन मटीरियल होता है वो डिसअपियर हो जाता है। जबकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाती है, और न्यूक्लियोलाई भी रीअपियर हो जाते हैं, और मेटाटिक अपरेटस जो होता है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, और साइटोप्लाज्म जो है वो बिकम लेस विस्कस। नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस। मैंने अभी आपको बताया था कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। ये एनिमल के अंदर होती है क्लीवेज फरो फॉर्मेशन के ज़रिए, जबकि प्लांट्स के अंदर होती है ये फ्रैगमोप्लास्ट फॉर्मेशन के ज़रिए। इसको हम इस डायग्राम से देख लेते हैं। एनिमल सेल्स के अंदर ये होता है कि जब हमने मेटाटिक अपरेटस को स्टार्ट किया था तो हमने ये देखा था कि जो एस्टर हैं वो एस्टर मैक्रोट्यूब्यूल्स से मिलकर बनते हैं। मैंने आपको ये कहा था कि जो एस्टर मैक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनका क्या फंक्शन है, वो प्ले अ रोल इन दी साइटोकाइनेसिस। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था। एस्टर मैक्रोट्यूब्यूल जो होती हैं वो सेल के इक्वेटर को सिग्नल सेंड करती हैं, जिसकी वजह से एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो होती हैं वो एक कंट्रक्टाइल रिंग बना देती हैं, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये वाला एक कंट्रक्टाइल रिंग बन गया है। उसके बाद क्या होता है कि एक क्लीवेज फरो बनता है, और वो क्लीवेज फरो जो है वो डीपर होता जाता है, और जैसे जैसे वो डीपर होता जाता है तो वो टुवर्ड्स द इनसाइड वो पिंक करता है, जिसकी वजह से एक पेरेंट सेल डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स बना देता है। तो इसको हम कहते हैं क्लीवेज फरो फॉर्मेशन, और हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस इन द एनिमल सेल्स। दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो एस्टर मैक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो सेंड करती हैं अ सिग्नल किसको, टुवर्ड्स द सेंटर या टुवर्ड्स द इक्वेटर ऑफ द सेल। इसकी वजह से वहाँ पे एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन मिलके एक कंट्रक्टाइल रिंग बना देती हैं, और वो कंट्रक्टाइल रिंग के साथ साथ एक क्लीवेज फरो बनता है जो कि ऐसा ऐसा डीपर हो जाता है, और वो टुवर्ड्स द इनसाइड पिन करता है, जिसकी वजह से वो एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बना देता है। प्लांट्स के अंदर जो साइटोकाइनेसिस होती है उसको हम बोलते हैं फ्रैगमोप्लास्ट फॉर्मेशन। होता क्या है प्लांट सेल के अंदर, जब मेटाफेज चल रही होती है तो गाल्जी कम्प्लेक्स से गाल्जी वेजिकल ओरिजिनेट होते हैं या बड ऑफ होते हैं। तो वो गाल्जी वेजिकल मेटाफेज के दौरान जो मीन के बड ऑफ हुए हैं वो आके टीलोफेज जब ख़त्म हो रही होती है
तो वहाँ पे आके इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं, और साथ साथ वो जो गाल्जी वेसिकल्स होते हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं। यहाँ आपको वो नज़र भी आ रहे हैं। जब वो गाल्जी वेसिकल फ्यूज़ हो जाते हैं दोनों सारे आपस में, तो वो आप देखते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं सेल प्लेट और फ्रैगमोप्लास्ट। उस फ्रैगमोप्लास्ट मेम्ब्रेन की जो इंटरनल मटेरियल होता है वो सेल वॉल को बना देता है, जबकि जो उसका मीन के बार बार वॉल होती है वो बना देती है सेल मेम्ब्रेन को। तो फिर क्या होता है कि एक सेल से दो सेल डिवाइड हो जाते हैं, तो आपके पास डिवीजन हो चुकी होती है। प्लांट सेल के अंदर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो फॉर्मेशन होती है वो कौन सी होती है साइटोकिनेसिस में? फ्रैगमोप्लास्ट फॉर्मेशन। मेटाफेज में क्या होता है, जो गाल्जी कम्प्लेक्स है उससे गाल्जी वेसिकल ओरिजिनेट होते हैं, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये गाल्जी वेसिकल जब टीलोफेज एंड हो रही होती है या लेट टीलोफेज के अंदर ये गाल्जी वेसिकल फ्यूज़ कर जाते हैं और उससे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं सेल प्लेट, या हम बोलते हैं उसको फ्रैगमोप्लास्ट। फ्रैगमोप्लास्ट का जो इनर मटेरियल होता है उससे क्या बनता है, आपकी सेल वॉल बनती है उस सेल की, जबकि उसके जो मेम्ब्रेन होती है उससे सेल मेम्ब्रेन बन जाती है। तो उसके बाद एक सेल से दो सेल डिवाइड हो जाते हैं। तो ये है साइटोकिनेसिस। यहाँ लिखा हुआ है कि साइटोकिनेसिस इन एनिमल क्लीवेज फॉर्मेशन एट लेट टीलोफेज एस्ट्रो मैक्रोट्यूब्यूल्स सेंड अ सिग्नल टू द इक्वेटर ऑफ सेल, then actin and myosin form a contractile ring at the equator. A cleavage furrow is formed which become deeper and ultimately divide the parent cell into the two daughter cells. जबकि प्लांट्स के अंदर जो साइटोकिनेसिस होती है उसको हम बोलते हैं फ्रैगमोप्लास्ट फॉर्मेशन। प्लांट सेल में साइटोकिनेसिस के दौरान एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिससे हम बोलते हैं फ्रैगमोप्लास्ट वो बनता है एट इक्वेटर इंस्टेड ऑफ कंट्रक्टाइल रिंग। यानी कि एनिमल्स के अंदर इक्वेटर पे क्या बनता है, कंट्रक्टाइल रिंग, जबकि प्लांट्स के अंदर इक्वेटर पे क्या बनता है, फ्रैगमोप्लास्ट फॉर्मेशन होती है। फ्रैगमोप्लास्ट इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ वेसिकल विच ओरिजिनेट फ्रॉम द गाल्जी कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग द मेटाफेज एंड लाइन अप इन द सेंटर ऑफ द सेल एट द एंड ऑफ टीलोफेज। द मटीरियल ऑफ द वेसिकल्स आर द प्रिकर्सर ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। यानी कि जो वेसिकल का मटीरियल होता है वो क्या बनाता है, सेल वॉल को बनाता है, जबकि मेम्ब्रेन ऑफ दिस वेसिकल फॉर्म द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मेटासिस की सिग्निफिकेंस और कैंसर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।